बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर टू कैलकुलेटर वन और पेपर टू वेरिएंट वन है हमारे पास। शुरू करते हैं जी। इसमें कैलकुलेटर क्योंकि अलाउ है। इंस्ट्रक्शंस में हमेशा की तरह जो आपसे कहता हूँ कि आपने लाजमी पढ़नी है। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपने ये जो एग्ज़ाम पेपर स्टार्ट करना है, फार्मूलाज इसमें भी गिवन है सारे, और जो आपने यूज़ करने हैं, लेकिन ध्यान से उनको यूज़ करना है। हम साथ साथ सॉल्व करते हैं, पता भी चलता जाएगा हमें। सो क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास। हमने इस लिस्ट में से सारे नंबर्स जो है वो सेपरेट लिखने हैं। सो शुरू करते हैं जी इसको। और वन बाय वन हमारे पास जो पार्ट ए है, स्क्वायर नंबर क्या होता है हमारे पास। स्क्वायर नंबर हमारे पास जिसका हम स्क्वायर लें तो आंसर आए, दैट इज़ अ स्क्वायर नंबर। सो 1, 4, 9, 16, क्योंकि 2 टाइम्स 2 4, 3 टाइम्स 3 9, 4 टाइम्स 4 16। सो इसमें जो हमारे पास स्क्वायर नंबर मौजूद है वो है 49। और क्यूब नंबर हमारे पास मौजूद है 27, क्योंकि 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। ये हमें याद होने चाहिए, 10 तक क्यूब नंबर्स हमें वैसे भी याद होने चाहिए। सो क्यूब नंबर हमारे पास है 27। और फैक्टर ऑफ 26, 26 फैक्टर का मतलब ये है कि 26 किस किस टाइम्स टेबल पर आता है। सो 1 पर आता है हमारे पास, 2 पर आता है, उसके बाद 13 पर आता है और 26 पर आता है। सो 26, 13 टू 169 को अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये 13 आता है। सो मैंने एग्जैक्ट ये लिखना है 169 इसके ऊपर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर याद रखें। जैसे फ़र्ज़ करें, मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट भी दे दूं। एक तो पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। पाई को हम अप्रॉक्सीमेट कहते हैं कि पाई हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 22/7 है। हम ये नहीं कहते कि पाई जो है वो इक्वल्स टू 22/7 है। अप्रॉक्सीमेट इसलिए कहते हैं क्योंकि पाई में जब हम पाई की वैल्यू निकालते हैं 3.1428, और 1428 क्योंकि कीप्स ऑन रिपीटिंग, जो कि 22/7 के, जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं ना, इनके अगर हम फ्रैक्शन को डिवाइड करें या अगर इर्रेशनल नंबर का बताना है, सो वो ऐसे हों कि जिसमें हमें एक तो वो इन्फिनिट चल रहे हों। वी डोंट नो कि वो क्या बनता है क्या नहीं बनता, कोई पैटर्न नहीं है। मतलब कि ये कॉन्टिन्यूसली चलते जा रहे हैं, कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई ग्रुपिंग, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब ये तो ये कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है इरेशनल नंबर। एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग होता है कि हमारे पास इसमें कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न से मुराद ये है, बाज़ात हम 1/3 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.3333। ये कॉन्टीन्यूसली एक रिपीटेशन हो रही होती है। रिपीटेशन एक डिजिट की हो रही हो, दो डिजिट की हो रही हो, तीन डिजिट की हो रही हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये रिकरिंग है। लेकिन इरेशनल के केस में ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिकरिंग भी होता है। मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट भी साथ साथ देना है ताकि आपको पता हो कि अगर आप सिर्फ पास्ट पेपर्स देखकर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। इसके अलावा आप जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर वो नंबर्स देखेंगे, जैसे स्क्वायर रूट का 1 का है तो 1 आंसर आता है, 4 का लेंगे तो 2 आंसर आएगा, 9 का लेंगे तो 3 आंसर आएगा। मतलब इनके एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं। लेकिन जो नंबर्स इनके दरमियान होंगे ना, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, इवन स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, इस तरह के जितने भी नंबर इंक्लूडिंग दिस स्क्वायर रूट 8, इनको जब आप कैलकुलेटर से भी करके देखेंगे ना आपके पास, तो जैसे मैं भी आपके सामने कह रहा हूँ, ये हमारे पास मुसलसल, जैसे इसमें स्क्वायर रूट 8 में मेरे पास आंसर आ रहा है 2.82842712 इसमें रिपीटेशन भी नहीं चल रही, कॉन्टीन्यूसली चल रहा है इसका आंसर। तो ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल कहते हैं। अगर उसमें पाई लिखा होता तो हम उसको भी हम इर्रेशनल में लिखते हैं। हाँ, 22/7 को हम इर्रेशनल में नहीं लिखेंगे।
सो इरेशनल नंबर है मेरे पास स्क्वायर रूट 8। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट ओनली वन ब्रैकेट। तो जिसमें आप इसमें ये आपने इसमें इसमें पॉसिबल आपके पास एक ये ब्रैकेट बनेगी, पॉसिबल आपके पास ये ब्रैकेट बनेगी, पॉसिबल ये, इन तीनों में से जब आप लगा के कोई ना कोई सॉल्व करेंगे तो उसमें ट्रू आ जाएगा आंसर। हम वन बाय वन लगा कर देखते हैं। तो मैं वैसे कोशिश करूंगा कि मैं इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करूं। उसकी रीज़न ये है कि उस पर टाइम लगेगा, आपने खुद भी चेक करना है। जो मुझे याद पड़ता है मैंने किया था इसको ऐसे, नहीं, -3 × 5 और मैंने किया था, ओके मैंने फर्स्ट पे ब्रैकेट लगाई थी, मुझे याद भी आ गया। मैथ्स चीज़ ऐसी है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको आएगा। 4.2 से मैं 3 को माइनस करता हूँ। डेसिमल में जब भी सब्ट्रैक्शन करनी है, ऐसे तो इसमें कैलकुलेटर अलाउ है, आप सीधी तरह इसमें कर सकते हैं, वो पेपर 1 में मैंने आपको बताया हुआ है, यू कैन इजीली यूज़ दैट। इतने तो आपको वैसे भी आने ही चाहिए ज़बानी। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1.2। डेसिमल में बोर्ड मैथ्स को आपने जेन में रखना है। बोर्ड मैथ्स रूल में मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, मल्टीप्लाई बाय 5 6, और 6 में हम 1.2 ऐड करेंगे तो 7.2 आ जाएगा। सो मेरे ये ब्रैकेट जो मैंने रेड में लगाई है, दिस इज द करेक्ट वन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सेट ऑफ ब्रैकेट आपने इंसर्ट करना है ताकि -10 आए। सो मैं ब्रैकेट अगर इधर लिखता हूँ 5 -9 माइनस क्यूब रूट ऑफ 64, सिंपली हम निकाल सकते हैं, शिफ्ट का बटन, क्यूब रूट ऑफ 64, 4 आंसर आता है हमें। वैसे तो क्यूब रूट ज़बानी याद होने चाहिए, 4 का क्यूब लें तो वो आता है हमारे पास। चेक करते हैं कि इज़ दिस करेक्ट और नो। 5 -9 -6 -4 -6 -10 आ गया। सो हमने ब्रैकेट यहाँ पे प्लेस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको क्यूबॉइड का नेट खोलकर भी दिया गया है, तो क्यूबॉइड में जो लेंथ, विड्थ और हाइट, इट्स अ 3D शेप। अगर तो हमें ये तीन लेंथ मेंशन की गई है ना, तो यही होंगी। और आप इसको स्विच भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने लेंथ करेक्ट लिखनी है, विड्थ करेक्ट जगह लिखनी है और हाइट करेक्ट जगह लिखनी है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो मैं लेंथ कह देता हूँ, सबसे लॉन्गर साइड होती है, मैं वैसे 5.2, आप 3 भी लिख सकते थे, इट डजेंट मैटर। विड्थ में 3 कह देता हूँ और हाइट में 4.7 कह देता हूँ। नेट खुला भी हो तो यही तीन साइड्स होंगी जो बार बार यूज़ हो रही होंगी। अब देखते हैं जी, फॉर्मूलाज में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दिया गया, मुझे वैसे ज़बानी याद है लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए देख लूँ। अच्छा जी, सरफेस एरिया ऑफ हमें क्यूबॉइड नहीं दिया गया। अगर आपने करना है तो आपको फिर एक एक शेप को करना पड़ेगा करके, लेकिन मुझे क्योंकि फॉर्मूला याद है, सरफेस एरिया हमारे पास होता है 2 ब्रैकेट लेंथ इनटू विड्थ प्लस लेंथ इनटू हाइट प्लस विड्थ इनटू हाइट। बस इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। कैसे, मैं इधर दोबारा लिख लेता हूँ। लेंथ मैंने लिखी थी 5.2, विड्थ लिखी थी मैंने 3 और हाइट लिखी थी मैंने 4.7। ले जी, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। 5.2 टाइम्स विड्थ में हमारे पास 3, फिर प्लस ब्रैकेट लगा लें, इसको एक दफ़ा ज़रा आसान रहता है ऐसे। लेंथ रहती है 5.2 और हाइट है हमारे पास 4.7, इसी तरह प्लस फिर हमारे पास विड्थ और 3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है, मैं वैसे ही दो दो ब्रैकेट लगा रहा हूँ, एक भी लगा सकते हैं, ये भी ऐसे ही मैंने दो दो लगाई हैं, चलो खैर मल्टीप्लाई हो रहा था। अब मैं इसको अगर कैलकुलेटर में पुट करता हूँ तो मेरे पास, चेक करते हैं जी आंसर क्या आता है। अब इसको आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी कर सकते हो। सो 2 इंटू, दोबारा से ब्रैकेट, 5.2 टाइम्स 3, आप भी साथ साथ करो कैलकुलेटर पे ताकि प्रैक्टिस हो, प्लस 5.2। और बाज़ अवक़ात ना कैलकुलेटर में भी आपने ध्यान से वैल्यूज़ डालनी है, होता ये है कि मिस्टेक हो जाती है। 5.2 टाइम्स 4.7 और फिर प्लस, फिर 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5.2 और इसको हमारा आंसर आ रहा है 111.28 सेंटीमीटर। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, पिछली दफ़ा मैंने आंसर्स भी चेक नहीं किए थे। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर आई गेस 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए 108.28 आ रहा है मेरे पास आंसर। ठीक है जी, 108.28। मैं एक दफ़ा दोबारा से वैल्यूज़ चेक कर लूँ, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है वैसे। हो सकता है मैंने कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेशन में आगे पीछे की हूँ। 5.2 टाइम्स 3 और उसके बाद 5.2 मल्टीप्लाई बाय 4.7 देन 3 मल्टीप्लाई बाय 5.2। वैल्यूज़ तो मैंने सही पुट की हैं। आंसर ये आया है। इफ़ देयर विल बी एनीथिंग जो कि उसमें होंगे मैं कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा, लेकिन इन्होंने मार्किंग स्कीम में भी वही यूज़ किया है जो हमने किया है, वही चीज़ें मेंशन है और कुछ भी नहीं है। सो इतना परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बाकी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द क्यूबॉइड, इसमें आपने क्या करना है, मैं आपको स्क्रीन पे विजिबल करवा देता हूँ कि आपने प्लेन्स ऑफ सिमेट्री जो है वो कैसे आपने करनी है। एक वेबसाइट भी है मेरे पास, सेव माई एग्ज़ाम्स में भी आपको मिल जाएगा, तो मैं आपको बता भी देता हूँ जी। प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ 3D शेप्स में ना इमेजेस में भी आप जा सकते हैं। ये देखें, ये सेव माई एग्ज़ाम्स वेबसाइट पे मौजूद है। इसको आपने अच्छे तरीके के साथ, ये बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसको वीडियो को पॉज करके। तो ये दिस इमेज, तो इसमें साफ मेंशन है हमारे पास कि जो क्यूब होता है उसमें 9 प्लेन्स ऑफ सिमिट्रीज हैं। सिमिट्री हमारे पास वो चीज़ होती है कि जब हम शेप को कट करें इनटू टू इक्वल पार्ट्स तो लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड सेम आनी चाहिए। सो हमारे पास क्यूबॉइड की 3 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं और स्क्वायर बेस्ड पिरामिड की 4 प्लेन्स। स्क्वायर बेस्ड है पिरामिड्स, हर पिरामिड की 4 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होती। सो ये हमने पिक्चर का बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद फ़िलहाल तो इसमें तो खैर हमारे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, तो हम उस पर चलते हैं। तो हमारे पास प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ क्यूबॉइड होती हैं 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। स्टैटिस्टिक्स जितना 2025 में हर पेपर में डिफरेंट डिफरेंट आया ना, तो स्टैटिस्टिक्स का तो पूरा टॉपिक ही कवर हो गया। अच्छा जी, ये तो कोर स्कैटर डायग्राम है, और स्कैटर डायग्राम में हमने क्या करना होता है, एक ऐसी लाइन खींचनी होती है। मैं ट्राई करता हूँ, मैंने स्केल तो लिया है, लेट्स सी। देखो, हमने एक ऐसी लाइन लगानी है जो कि सारे पॉइंट्स को कवर अप कर जाती हो। ठीक है, मैं पहले चेक करता हूँ कि आया मेरे पास ये कवर अप होती है यहाँ पे। ओके सॉरी, यहाँ पे लेट्स सी। मज़ीद मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ। ये देखें जी, बेटर, फिर भी बेटर लग गई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस के। अच्छा, अब इसमें मेरे पास अ, क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन है स्कैटर डायग्राम होती है, हमने ज़्यादा से मैक्सिमम जो है ना, हमने वो पॉइंट्स पे लेकर जाना होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है ना मेरे पास वो पॉइंट्स कवर अप हो जाएं। कैसे कि सारे जो जो क्रॉस है ना इनके इर्द गिर्द, क्योंकि हम क्रॉस ये जितने भी मेंशन है पॉइंट्स, हम इन सब से तो नहीं गुजार सकते, तो हमने बेस्ट पॉसिबल लगाना है कि इन क्रॉसेस के इर्द गिर्द ही हो। तो ये बेस्ट पॉसिबल लाइन हो सकती है इसमें। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो बेस्ट लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी इसको कहते हैं हम। और ये देखें हमारे पास आया हुआ है कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमने बताना है। अच्छा जी, Xavier scored 75 marks in the physics exam but was absent from the maths exam। तो हम बेस्ट फिट लाइन से उसके एस्टिमेट करने हैं। 75 मार्क्स इन द फिजिक्स, तो हम एस्टिमेट करते हैं कि उसके कितने मार्क्स होंगे। ओके, सो 75 मार्क्स पे हम स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। चेक करते हैं कि जी हमारी 75 मार्क्स पे स्ट्रेट लाइन लगती है या नहीं लगती। 75 मार्क्स पे यहाँ पे, सो हमने स्ट्रेट लाइन लगानी है 75 मार्क्स से। ये देखें, सो 75 मार्क्स से हमने सिर्फ इसको एस्टिमेट करना होता है कि हमारे पास जो ये आएगी बिल्कुल 75 मार्क्स पे, ये कितनी लाइन है। थोड़ी सी टेढ़ी लगी है लाइन, एस्टिमेट करेंगे तो अराउंड, मतलब हमारा एक दो पॉइंट इधर हुए हैं, सो अराउंड ये 74 के करीब आ रहे हैं।
सो हम कहेंगे अगर उसके 75 मार्क्स फिज़िक्स में हैं तो अराउंड 74 के करीब ही उसके होंगे। इसमें गुंजाइश होती है, ऐसा नहीं होता, आपको एस्टिमेटेड बताना होता है। लें जी, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर ये चेक आपने कर लेना है। स्कैटर डायग्राम भी कंप्लीट कर ली और ऑन द ग्रिड ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, ठीक है। और जेवियर का स्कोर भी हमने निकाल लिया। लें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। और वर्क आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। जब ये हमारे पास दो पॉइंट्स ड्रॉ हुए होते हैं, इसका मतलब है कि दीज टू साइड्स आर इक्वल। तो जब ये दो साइड्स इक्वल होती है ना हमारे पास, तो हमारे पास इसके जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। लाइक अगर ये एक्स है हमारे पास, तो ये एंगल भी हमारे पास एक्स होगा। तो हमने क्या करना है, ये ट्राइंगल का हमें क्योंकि टोटल सम पता है कि टोटल एंगल्स जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 180 के बराबर होता है। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 56। 180 में से मैं 56 जब माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 124, और 124 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो मेरे पास आएगा 62। सो 62 डिग्रीज मेरे पास आंसर। वर्क आउट द वैल्यू ऑफ y। ये दिस इज़ अ कंप्लीट सर्कल। तो हमने कंप्लीट सर्कल हमें पता है 62 में अगर हम y ऐड करेंगे तो दोनों ये एंगल्स मिला के 360 बनेगा। आप सिंपली 360 से माइनस कर दें, एक नंबर में वर्किंग शो करने की ज़रूरत नहीं होती। 360 में से मैं माइनस करूँगा 62, 298 आएगा। 298, यस, 298। लें जी, अब हम करेंगे टू, ये वाला 2 डेसिमल प्लेसेस में हमने करना है तो हम बाकियों को भी करते हैं जी। क्यूब रूट हम 6 का लेते हैं तो हमारे पास आएगा, हमने क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस से लिखने हैं 1.817, 1.817, और 0.3 का स्क्वायर 0.09 आएगा, 0.09। इसको हम ये देखें, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, सेकंड डेसिमल प्लेस के बाद दिस इज़ अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो हम इसको लिखेंगे 12 माइनस 1.82 ओवर 0.09। और मैं इसको जब सॉल्व करूँगा फ्रैक्शन बनाकर, 12 माइनस 1.82 और मैंने डिवाइड करना है इसको 0.09 के साथ, तो मेरे पास आएगा आंसर 113.11। और मैंने सिर्फ डेसिमल की 2 प्लेसेस लिखनी है क्योंकि मुझे आंसर कहा गया है 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखना है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 7। इसका भी फॉर्मूला हमें गिवन नहीं होता, इंटीरियर एंगल फाइंड करने का होता है हमारे पास। एंगल है, एंगल्स नहीं है। तो हमने एक एंगल रेगुलर डेकागन, डेकागन में हमारे पास 10 साइड्स होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हेक्सागन में 6 होती हैं और पेंटागन में 5 होती हैं, और ये भी आपको पता होना चाहिए कितनी होती हैं। सो ईच एंगल निकालने के लिए आपने क्या करना है, फॉर ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर, पार्डन फॉर द स्पेलिंग्स, इंटीरियर एंगल्स इधर से भी देख के लिख सकते हैं लेकिन जस्ट जल्दी में हो जाता है, 9n-2 टाइम्स 180, और n, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ साइड्स। सो हमें पता है कि इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स हैं इसमें हमारे पास 10। सो 10 माइनस 2 टाइम्स 180 और डिवाइडेड बाय n विच इज़ अ 10। सो 10 माइनस 2 इज़ 8 टाइम्स 180 और 10। 180 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1440, और 10 से डिवाइड करेंगे सो 144 मेरे पास डिग्रीज में एक एंगल आएगा। ले जी, जॉन इन्वेस्ट $240 इन एन अकाउंट। इन्वेस्ट मीन्स वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है हमारे पास, और सिंपल इंटरेस्ट जो रेट हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास 2.35 परसेंटेज में गिवन है, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज से हटाऊंगा तो इसको, तो मेरे पास 2.35 ओवर 100 आएगा, लेकिन इसको परसेंटेज में रहने देना आपने और टाइम हमारे पास गिवन है 5 ईयर्स, इसको ईयर्स में ही होना चाहिए टाइम को। सो फॉर्मूला होता है हमारे पास आई इज़ इक्वल टू इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम्स। अगर तो यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है तो आपने इसको डिवाइडेड बाय 100 करना है ताकि आप सिंपल वही वैल्यूज़ पुट कर सकें। ले जी, मूविंग ऑन, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 240,
और रेट है हमारे पास 2.35 और टाइम है हमारे पास 5 years और इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे जब हम, तो हमने इसको सिंपली सॉल्व करना है। 240 टाइम्स 2.35 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आता है 28.2। सिर्फ हमने इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। अगर हमने टोटल अमाउंट, इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं, अगर तो आपने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है ना, तो अमाउंट में तो जो उसने शुरू में इन्वेस्ट किया वो भी होगा, विच इज़ 240, और इंटरेस्ट कितना है 28.2। तो आप इसको प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगी, लेकिन वो सिर्फ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो आपने जो इसको सॉल्व किया वही आंसर लिखना है, विच इज़ 28.2। तो टोटल अमाउंट नहीं पूछी गई, सिर्फ इंटरेस्ट पूछा गया, तो ये आपने ध्यान करना है। अच्छा, ये जब मैंने क्वेश्चन प्रिंट किया था तो उससे पहले भी मैंने एक दो स्टूडेंट्स को दिया। सो अब तक ना, अगर तो करेंसी रेट वाला टॉपिक है ना, तो ये क्वेश्चन अब तक का मुझे लगता है सबसे ट्रिकी क्वेश्चन दिया गया। सो इसमें हमें जो कन्वर्जन बताई है, एक्सचेंज रेट हमेशा रेशियो से सॉल्व होगा, ठीक है। अब रेशियो में हमने कौन सी क्वांटिटी को किसके साथ कंपैरिजन करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब हम तीन तरह के हमें कंपैरिजन दिए गए हैं, ठीक है। यूरो को पाउंड्स में और डॉलर्स को पाउंड में, और इधर हमें उसने बताया हुआ है। अच्छा, डॉलर्स और यूरो, तो डॉलर्स और यूरो में आपको 500 अगर डॉलर्स गिवन है, तो आपको कितने, सॉरी, अगर आपके पास 500 यूरोज हैं तो आपको मिलते हैं 536.58 डॉलर्स, ठीक है जी। उसके बाद इधर देखें कि आपके पास यूरोज और पाउंड, अगर आप 1 यूरो देते हैं तो आपको कितने पाउंड्स मिलते हैं, आपको पाउंड्स मिलते हैं 0.88। इसी तरह अगर आप डॉलर्स और पाउंड को देख रहे हैं, तो आपके पास अगर $1 है तो आपको पाउंड्स मिल रहे हैं एक्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें कि आपको जो हमने अब कंपैरिजन करना है इसमें, वो ये है कि यूरो 1 है और यहाँ पे पाउंड हमारे पास 1, मतलब 1 यूरो के बदले हमें 0.88 पाउंड्स मिल रहे हैं। अच्छा, अगर तो मैं इधर देखूं डॉलर और यूरो, अच्छा, मैं इसमें क्या करता हूँ, ये जो यूरो, पाउंड्स, डॉलर और पाउंड्स, इसमें पाउंड्स और पाउंड्स मेरे पास मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं कंबाइन करना रेशो को, ठीक है। रेशो को कंबाइन करना का तरीका ये होता है, या तो ये जो हमारे पास यूरो पाउंड, इसमें सिर्फ जो तीन रेशोज आ रही हैं, मैं देखता हूँ जी, यूरोस, पाउंड्स एंड डॉलर्स, ठीक है। मुझे इसके अंदर जो अमाउंट नज़र आ रही है किस तरह से, जिसको तीन की रेशोज़ हम बनाएंगे। तीन की रेशोज़ जब हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास अमूमन करेंसी में ना दो ही करेंसीज गिवन होती हैं, इसमें क्योंकि तीन करेंसीज गिवन है। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि यूरो की वैल्यू भी 1 है, डॉलर की वैल्यू भी 1 है। अब इसमें पाउंड की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास चेंज है, लेकिन मैं इसमें एक्स वाली रेशो चले नहीं यूज़ करता, मैं इसमें ये वाली रेशियोज यूज़ कर लेता हूँ, डॉलर, यूरो, यूरो एंड पाउंड। अच्छा, अब इधर यूरो मेरे पास 500 है, ठीक है। अगर मैंने यूरो अगर इधर लिखनी है, चलो मैं पाउंड की रेशियो, पाउंड मेरे पास है 0.88, मैंने लिख दिया, पाउंड मेरे पास 0.88 है। यूरो मेरे पास 1 है लेकिन इधर 500 है, तो इसका तरीकेकार, अच्छा, डॉलर मेरे पास कितना है, 536.58। मैंने तीनों को अपनी रेशो में पुट करना था, एक्स वाले को अभी हम नहीं करते। चलें, ये डॉलर हमें तीन चाहिए थी रेशियोज, यूरो, पाउंड और डॉलर। यूरो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं 500 लिखूंगा या 1, मैं आपको वही तरीका बताने लगा हूँ। इसमें आपने क्या करना है, यूरोस को सेम करना है। अब यहाँ पे यूरोस 500 है, मैं इस पूरे को 500 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब जब मैं पूरे को 500 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास 500 मल्टीप्लाई बाय 0.88 मेरे पास आएगा 440। अब ये देखें मैं क्या करने लगा हूँ, ये मेरे पास अगर यूरोस 500 आए हैं तो मेरे पास पाउंड कितने आए हैं, 440।
अब देखें मेरे पास यूरो यहाँ भी 500 है, यूरो यहाँ भी 500 है, तो यूरोज मेरे पास सेम हो गए 500। अब पाउंड्स मेरे पास 440 हैं, क्योंकि मैंने 500 जब इसको सेम किया तो दोनों को मल्टीप्लाई किया। सो मेरे पास यहाँ पर, मैं इसको दोबारा से करेक्ट करूँ तो 0.88 नहीं लिखूंगा, मैं इसको 440 लिखूंगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर यूरो लिख दिया 500, जो कि दोनों में सेम है, यूरो 500, क्योंकि मैंने 1 को 500 बनाया है। यूरो 500, डॉलर कितने हैं 536.58, और मेरे पास ये, अब मेरे पास ये तीनों की रेशो बन गई है, ऐसे ही है 500, 440 और ये 536। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मेरे पास इससे मुझे ना कन्वर्जन पता चल गई है, इससे मुझे कन्वर्जन पता चल गई है। डॉलर और पाउंड है, डॉलर और पाउंड है, 1 और ये एक्स है। अब मैं इसकी रेशो बना दूंगा, डॉलर और पाउंड की मुझे कंपैरिजन पता चल गया, डॉलर और पाउंड की ये कंपैरिजन। अब पाउंड्स मेरे पास कितने हैं 440, और डॉलर्स कितने हैं 536.58। ठीक है, मुझे कैसे पता चला 440, जब मैंने तीनों को कंपैरिजन किया था। इसको 2 से 3 दफ़ा देखना ज़रूर, क्वेश्चन को समझ आएगी तभी आपको, कि पहले कैसे हमें जो तीन दिए गए थे डॉलर, पाउंड और यूरोज, हमने उनको सेम एक रेशो में कन्वर्ट किया, और यूरो में 3 रेशो में कन्वर्ट करने के लिए यूरो की वैल्यू डिफरेंट थी, तो मैंने यूरो को, वो 1 वाले को 500 कैसे बनाया ये पता होना चाहिए। जब तीनों आ गए हैं तो फिर मैंने देखा कि मेरे पास जो 1 और एक्स है, क्योंकि मुझे डॉलर और पाउंड को कंपैरिजन करना था, एक्स एट द एंड क्या है, बेसिकली एक्स मेरे पास क्या है, पाउंड है, तो मैंने पाउंड्स फाइंड करने थे। अब मैंने इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो 440 इधर चला जाएगा मेरे पास, और ये 536.58 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 मार्क्स का है, क्योंकि इसमें 2 स्टेप्स, वैसा ये यूजुअली 2 नंबर का आता है। सो मैंने 440 को डिवाइड किया मैंने 536.58 के साथ, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.82। सो x इज इक्वल टू 0.82। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गए। नहीं जी, हमारे पास 0.28 ही है, उसका आंसर मैंने कहा मैं कंफर्म कर लूँ, 0.82 ही है। चलें, हमारे पास अगला आ रहा है जी नंबर ऑफ, ये तो इतना आसान है, बस इसमें हमने देखना है कि डिफरेंस कितने कितने का है, ताकि हम टेबल को कर लें। तो ये है जी। अच्छा जी, फाइंड एन एक्सप्रेशन, इसमें ना nth टर्म हमने फाइंड करनी है, पैटर्न n, नंबर ऑफ डॉट्स को मैं n कह देता हूँ, और ये पैटर्न है। ठीक है, हमने सबसे पहले देखना होता है कि इसमें डिफरेंस कितना है। अगर तो मेरे पास डिफरेंस देखा मैंने इसमें 4 4 का आ रहा है सेम, सो मेरे पास 4n तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब मैंने देखना है कि 4 में जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो मेरे पास 1 पुट करता हूँ 4 में n की जगह, तो मेरे पास आता है 4, मतलब पहली वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5। इधर 5 आ रहा है, मेरे पास 4 आ रहा है। अगर मैं इधर दूसरी वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास, वैसे 4 2 ज़र 8 आता है, लेकिन इधर एक एक प्लस हो रहा है, लेकिन 4 में प्लस वन का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं इधर +1 लिखूंगा। ठीक है जी, क्योंकि 4 4 का डिफरेंस तो आ रहा है सब में, तो मैंने 4n लिख लिया। अब 4 में जब मैंने n की जगह 1 पुट किया तो 4 आ रहा था। ठीक है, अब देखा मैंने 4 और 5, 4 में 5 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 ऐड करूँगा। सो मेरे पास ये, मेरे पास पैटर्न आ रहा है। अच्छा, ले जी मैं इसको नाड़ा पढ़ने लगा था। चलो जी, नादा नीड्स whatsoever, नाड़ा नादा नीड्स 1105 डॉट्स टू मेक पैटर्न पी। सो पैटर्न पी मेरे पास बनाने के लिए कितने चाहिए जी, 1105। तो वो कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ पी, चलो उसने पी यहाँ पे इसको लिखा है, मैं इसको टोटल टर्म्स भी कह देता हूँ अगर, तो इसको, क्योंकि नंबर ऑफ डॉट्स है ना, तो नंबर ऑफ डॉट्स उसको इतने चाहिए, विच इज़ अ पी। ठीक है, तो मेक द पैटर्न पी की बात किया उसने, तो नंबर ऑफ डॉट्स जो है ना, नीड्स 105 डॉट्स, मतलब उसको इतने डॉट्स की ज़रूरत है, इधर 1105 लिखा आएगा कहीं आगे। ठीक है, तो उसको पैटर्न पी कितना फाइंड करना है। ठीक है,
सो ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि इसको nth टर्म अगर आपने लिखनी है t ऑफ n तो इधर p आएगा, क्योंकि n में 1 पुट किया था हमने यहाँ पे विच इज़ अ p, सो 4p प्लस 1। और अच्छा, अब यहाँ पे p है हमारे पास इसलिए, ठीक है। अच्छा जी, अब 4p प्लस 1, तो 1105 माइनस 1, और इज इक्वल टू 4 इंटू पी। 1104 इज इक्वल टू 4p। 4 इधर आके जब हम डिवाइड करेंगे तो 1104 डिवाइडेड बाय 4, 276, उसको पैटर्न नंबर 276 पे उसको 1104 डॉट्स मिलेंगे। ध्यान से करने हैं, ये सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। ये जी वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। तो -4 और 3, लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लेकिन ये दिया वेक्टर का होगा। ए बी जब भी मेरे पास होता है इसका पोजीशन वेक्टर बनाना हो तो मैं ओ बी में से ओ ए करता हूँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग से आ रहा है। सो मैंने बी में से ए माइनस करना है, बी इज 2 और -7 ऐसे लिखना है मैंने, एक्स वाला ऊपर और वाई वाला इधर, क्योंकि एक्स एंड दिस इज अ वाई। सो माइनस करना है -4 और 3 से, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 माइनस -4 और -7 -3, तो विच विल बी 2 प्लस 6 हो जाएगा और -10, सो 6 और -10। मिड पॉइंट फाइंड करना है। सो मिड पॉइंट मेरे पास होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। आई डोंट नो मैंने ये ब्रैकेट क्यों लगाई है, लेट मी रिमूव दिस। वैल्यूज़ को करेक्टली उनकी पोजीशन पे प्लेस करेंगे, जिसमें मेरे पास x1 और y1 मेरे पास आ जाएगा प्लस 2, क्योंकि दिस इज x1, दिस इज y1, ये x2 और ये y2। सो -4 प्लस 2 मेरे पास आ जाएगा x2 ओवर 2, और फिर y1 है 3 और वो प्लस हो जाएगा -7 के साथ, और 2। -4 प्लस 2 विल बी -2 ओवर 2, और 3 -7 -4 ओवर 2 सिंप्लीफाई कर लेंगे, -1 और 2 सो -2। सी डी के गिर्द बार हो तो इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और मैग्नीट्यूड फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगा क्या होता है। मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू या अमाउंट कितनी है, वो कितनी उसके अंदर अमाउंट कितनी है। मैग्नीट्यूड के लिए आपने क्या करना है जी, फर्स्ट वाले का आपने स्क्वायर लेना है, और फिर 11th का भी हमने स्क्वायर लेना है। ठीक है जी, एक्स इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो 25 प्लस 121 which will be 146। इसको सिंप्लीफाई भी लिख सकते हो, डेसिमल में भी लिख सकते हो, चलो लिख देते हैं 146 को 12.083। 2 डेसिमल प्लेस तक वैसे आंसर इनफ होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जी डेसिमल, ये पेपर 1 के क्वेश्चन है। चलो पेपर 2 में, वही पेपर 1 के पेपर 2 में आए हुए हैं, पेपर 2 के पेपर 1 में आए हुए हैं। एक प्लेस फिर सेकंड प्लेस के बाद हमारे पास डेसिमल आना चाहिए, तो हमने 2 प्लेसेस मूव किया उसको डेसिमल को, और राइट साइड पे मूव किया क्योंकि नंबर 1 से छोटा था, तो हम 10⁻² करेंगे। ले जी, मल्टीप्लिकेशन में है क्योंकि बीच में भी मल्टीप्लिकेशन का सारे मल्टीप्लाई के साइन है, तो हम मल्टीप्लाई के जब सारे साइन हो, जब बीच में प्लस का साइन है तो डिफरेंटली करते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, सो 3.2 मल्टीप्लाई होगा हम x के साथ कर देते हैं, 10 की पावर वाले हम सेपरेट कर लेते हैं। हमने नंबर्स को सेपरेट कर लिया, और x भी विल बी अ नंबर, क्योंकि x भी यहाँ पे कोई ना कोई नंबर ही मौजूद होगा जो फर्स्ट जिसके जैसे 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और हम इक्वल के उस तरफ जाएंगे तो 2.6 इंटू 10⁻³ नहीं जी, इसको करते हैं हम। अब देखें 3.2 ये मल्टीप्लाई बाय एक्स 2.6 की जगह लिखा हुआ है, और ये मेरे पास लिखा हुआ है 10⁻³ के साथ। अब मैंने इसका करना है कंपैरिजन। कंपैरिजन मैं कैसे करूँगा कि 3.2 टाइम्स x इज इक्वल टू 2.6, और इसी तरह 10⁻⁻⁴ बेसिस सेम हो
तो पावर्स ऐड होती हैं इंडिसेस रूल में, तो -4 + y ये इक्वल होगा 10⁻³ और सेकंड रूल इंडिसेस का ये भी है कि बेसिस अगर सेम है, जैसे 10 और 10 और बीच में इक्वल का साइन है, तो हम ऊपर वालों को कंपैरिजन करते हैं ऐसे। सो x इज इक्वल टू 2.6, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा था तो x को मैंने किया डिवाइड 2.6 डिवाइडेड बाय 3.2, तो मेरे पास आएगा 0.815, सो 0.8125। y की वैल्यू फाइंड करनी है 3 + 4, सो मेरे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 7। लें जी, इतना ही था इसमें। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन ना मैं हमेशा आपको यही कहूँगा, वो रूल्स में जब आप पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन में पढ़ते हैं, तो चलें उससे भी कर लेते हैं, दोनों मेथड से, कभी मैं इससे कर लूँगा कभी उससे कर लूँगा। अच्छा, मुझे किसी एक वेरिएबल को सेम करना होता है, मुझे किसी एक वेरिएबल को सेम करना है, मैं ए को भी कर सकता हूँ, बी को भी कर सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, चले बी को कर लेते हैं सेम, ए को भी, मेथड करने का सेम ही है। अब ये 10 है, मैं इसको, बल्कि चलें ये ज़्यादा आसान है, मैं ए को कर लेता हूँ, उसको बी को सेम करना आसान इसलिए है कि बस इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, ये भी 10 है, ठीक है। इसको सेम करना आसान है, मैं इसलिए ए वाले को भी कर रहा हूँ। वो बज़ाहिर ए को मुश्किल वो भी नहीं है, बस ये है कि 2 और 3 को सेम करने के लिए ना मुझे ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 2 से, तो मेरे पास दो नई इक्वेशंस आ जाएंगी। अच्छा, जब मेरे पास दो नई इक्वेशंस आएंगी ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन आए 2 3 6a, 6a, फिर 3 टाइम्स 5 इज 15, और मेरे पास 3 को 1.5 से करूँगा तो 4.5। इसी तरह 2 3 6a, देखें a सेम हो गए हैं, फिर 2 से 20b, और 2 को 42.5 से किया तो 85 आ जाएगा मेरे पास। इतना मैथ आना चाहिए आपको, फ़ौरन 2 से मल्टीप्लाई करें तो। अच्छा, अब जब मैंने वेरिएबल्स ये सेम किए हैं ना, अगर तो जिसके वेरिएबल आपने सेम किए हैं, इफ़ दे हैव द सेम साइन, सो आपने माइनस करना है दोनों को। अगर तो डिफरेंट साइन है, जैसे कि हम b को सेम करते ना, तो उनके डिफरेंट साइन होते, तो उस सूरत में हम दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे। ये जो साइमल्टेनियस का रूल है, इसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं सब्स्टिट्यूशन से कर लूंगा। अच्छा, अब मेरे पास क्योंकि सेम साइन है, तो मैंने क्या करना है, माइनस, तो मैं इक्वेशन 1 को माइनस करूंगा इक्वेशन 2 के साथ। कैसे करूंगा माइनस, इक्वेशन 1 मैंने लिखी 2a + 5b, और उसकी लेफ्ट साइड इक्वल के साइड वाली मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा और ब्रैकेट्स लगा के करूंगा। इसी तरह इक्वल्स के राइट साइड वाली मैं अलहदा से सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। माइनस साइन के आगे ब्रैकेट लगाने का इसलिए है कि माइनस साइन अंदर वाली ब्रैकेट्स के साइन चेंज कर देता है। माइनस और 3a, ये देखें माइनस माइनस प्लस। सारे स्टूडेंट्स यही गलतियां करते हैं, मैं भी जब था यही गलती करता था, फिर लेकिन मैंने सीख लिया, आप भी सीख लो। सो 2a, ये तो पता चल गया, 2a - 3a - a, और b किधर गया भाई, 10 का b मैं लिखना भूल गया, ये b, सो 10b + 15b, माय बैड। देखे मैं क्या कर रहा हूँ गलती, इसको कहते हैं होशो हवास में काम ना करना। मैंने इक्वेशन 1 और 2 जो हैं वो वाली लिखनी है जो मैंने मल्टीप्लाई करके वेरिएबल सेम किए थे, ठीक है। यही होता है जब आप रात को, ये भी 11:15 बजे सारा दिन पढ़ा के करके आप मैथ्स कर रहे हो, तो मैथ्स के लिए आपका दिमाग का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। चॉकलेट वगैरह खाएं, कोई कॉफ़ी शॉफ़ी पी के, ये इस तरह से आराम से चिल होके मैथ्स आपका दिमाग चलना चाहिए। मैंने ये दो इक्वेशन यूज़ करनी थी, ठीक है। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज 6a + 15b, और ये थी, इसको मैंने माइनस करना था 6a - 20b, और राइट हैंड साइड 4.5 से मैंने माइनस करना था 85 को। लें जी, अब हम करते हैं इसको मज़ीद आगे, 6a + 15b - 6a माइनस माइनस +20b, so 4.5 - 85 will be
मेरे पास आएगा ये -80.5। सो ये देखें, ये 6a मेरे से कट जाएगा। 35b इज इक्वल टू -80.5। 80.5 डिवाइडेड बाय 35, सो -80, सॉरी, डिवाइडेड बाय 35 -2.3। अब जो b की वैल्यू -2.3 आई है मेरे पास, वो मैंने किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है। मैं कर देता हूँ जी, सेकंड में कर दें। 6a माइनस 20b इज इक्वल टू 85। 6a माइनस 20, यहाँ पे मैंने b की वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू जो मैंने यहाँ पुट करनी है वो ये क्या है, -2.3। -2.3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा -20 के साथ, तो मेरे पास आएगा 46। 6a माइनस माइनस प्लस 46, 6a था। 6a इज इक्वल टू 85 माइनस 46। 85 माइनस 46 39। 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 13/2 से नहीं किया, 3 2 सा, तो 13/2 आ जाएगा। 3 से मैंने दोनों ऊपर नीचे किया। सो a की वैल्यू है मेरे पास 13/2 और b की वैल्यू मेरे पास -2/3। अपोलॉजीज, जो मैंने पहले हरकत की उसकी जो मैंने गलत लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। तो जब भी एक्सपोनेंशियली आपके पास आएगा तो आपको जो मैं मेथड बताने लगा हूँ आपने वो करना है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में भी आप यूज़ करते रहे हैं। सबसे पहले जो आपको स्टार्टिंग में जैसे 1 जनवरी की पॉपुलेशन दी हुई है आपको 5.4। 5.4 को आपने क्या करना है, 5.4 ब्रैकेट, और इसको आपने करना है 1 प्लस और 3.6, और परसेंटेज में है, सो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। इसको हमेशा 1 में ऐड करना है आपने, और यहाँ पे आपने टाइम जो कि हमें नहीं गिवन, ठीक है, कंप्लीट ईयर्स में टाइम हमेशा यहाँ लिखना करना है। और उसके बाद बता रहा है कि उसके बाद वो 8 मिलियन पे पहुँचे यहाँ पे। क्योंकि दोनों ये मिलियंस में थे इसलिए मैंने इसको मिलियंस में नहीं लिखा, अदरवाइज आप 8 इंटू 10 मिलियंस में 6 जीरोस होते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो इसको आपने सॉल्व कैसे करना है कि 8 से डिवाइड करना है 5.4 को इधर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद बाकी आपने कैसे सॉल्व करना है कि 5.4 उधर आ गया। अच्छा, अब 1 प्लस 3.6/100 रेज़ टू द पार्टी 8 डिवाइडेड बाय 5.4 करेंगे तो मेरे पास आएगा 1.4814। अच्छा, अब मैंने 1 में इसको प्लस करना है, 3.6 को 100 से करूँगा डिवाइड, तो मेरे पास आएगा 0.036 रेज़ टू द पार्टी और 1.4814 और इक्वल्स टू 1 प्लस 0.036। तो मेरे पास, चलो इसको तो 1.036 कर देना। अच्छा, अब जब मेरे पास टाइम फाइंड करना और ये मेरे पास पावर में जब भी एक्सपोनेंशियली फॉर्म में मुझे ये टी फाइंड करना, अगर मुझे कुछ और फाइंड करना होता मैं सिंपली पावर ले लेता। जब एक्सपोनेंट में मेरे पास पावर टी आएगा ना, तो मुझे दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है, ठीक है। ln जो होता है मेरे पास वो log टू द बेस 10 होता है। आपने जब log पुट करना, अगर कैलकुलेटर में आपके पास log के बाद ये भी आ रही है और फिर आपने ब्रैकेट लगाने हैं, तो इसमें आपने 10 पुट करना है। अदरवाइज आप सिंपली log भी करेंगे तो आंसर ठीक आएगा। खैर, log 1.4814 दोनों तरफ हमने log अप्लाई करना है, और log 1.036 रेज टू द पावर। एक्सपोनेंट में हमेशा जो टी लिखा होता है वो हम शुरू में, लॉगरिथम के रूल्स में ये होता है कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो शुरू में हम लिख लेते हैं, और उसके बाद 1.0 लॉग 1.036।
अब हम इन लॉग की वैल्यूज़ लिखते हैं जी, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं जी। लॉग बेस 10 और साथ आ जाता है हमारे पास 1.4814 0.170। और इसी तरह लॉग ये भी करते हैं, एक तरफ हमारे पास 0.170 आ गया। सो उसके बाद लॉग में हम करते हैं जी 0 पॉइंट सॉरी 1.036 1.036। तो ये मेरे पास आ गया 0.0153 और 7t। अब ये इधर आके इससे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या आंसर आता है, 0153। So 0.170 divided by our answer, it was 11.1 something। अच्छा, अब ये टाइम मेरे पास 11.1 ईयर्स आ गए, लेकिन इसने हमसे कहा है कि कंप्लीट ईयर्स। तो कंप्लीट ईयर्स का मतलब है कि 11 से ज़्यादा ही लग रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 12 ईयर्स। ठीक है। सो मूविंग टू द क्वेश्चन 12। जब भी आपने HCF फाइंड करना है ना, तो आपने लोएस्ट पावर लिखनी है। जब आपने LCM करना है तो हाईएस्ट पावर लिखनी है। अब मेरे पास, अच्छा उसने कहा है n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2, मतलब n जो भी है वो 2 से बड़ा होगा। ठीक है। तो अगर 2 से बड़ा होगा तो मुझे इन दोनों में से अगर कम वाला लिखना है या लोएस्ट पावर लिखनी है तो वो ऑब्वियसली 2 रेज़ टू पावर 2 आएगी। अब ग्रेटर देन 2 है वो जितनी भी है, मतलब n+1 जो भी है वो बड़ा है n से, क्योंकि उसमें जो भी है वो एक ऐड ज़्यादा होगा। तो लोएस्ट पावर लिखनी है 3 रेज़ टू पावर n, और 7 रेज़ टू पावर हमने लोएस्ट लिखनी है तो पावर 1 लिखेंगे हमारे पास। ठीक है। अब उसने कहा है इन टर्म्स ऑफ n नहीं है तो वी डोंट नीड टू फाइंड द n, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत छोटा था। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलें जी। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ दिस लिखनी है। अच्छा, ग्रेडियंट फाइंड करते हैं हम पहले। वैसे तो हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और ये मेरे पास होता है x1 y1 x2 y2। सो हम क्या करेंगे जी, इसमें y2 है मेरे पास 4 माइनस माइनस 2, x2 है 5 माइनस 3, 4 प्लस 2 6, 5 3, तो 3 आ जाएगा हमारे पास, और 5 माइनस 3। ठीक है जी। उसके बाद y इज इक्वल टू m की जगह, क्योंकि ग्रेडियंट फाइंड कर लिया हमने, वो लिख दिया 3x और प्लस c। अब c फाइंड करने के लिए हमने कोई भी कोऑर्डिनेट इसमें से कोऑर्डिनेट्स उठा लेते हैं। क्वाड्रेंट तो हम उसको कहते हैं, दीज आर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है? सो कोई से भी, ये भी हम और दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 5 और 4 यूज़ करता हूँ। तो दिस इज x, दिस इज y। सो y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस c। सो 11 15 माइनस 4 11 हो जाएगा मेरे पास, 4 माइनस 15 इज इक्वल टू सी। सो सी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया, -11। सी भी आ गया मेरे पास और एम भी आ गया। फाइनल मैंने, क्योंकि एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना है, वाई इज इक्वल टू एम मेरे पास आएगा यहाँ पर 3x और c की जगह -11। सो दिस विल बी माई इक्वेशन, 3x -11। मूविंग टू पार्ट बी। पार्ट बी में हमने परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट लाइन ए बी से, लाइन ए बी की हमें स्लोप अगर पता है जो कि क्या थी 3, हमने क्या करना है, m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो एक लाइन की अगर हमें स्लोप पता है तो हम दूसरे की फाइंड कर सकते हैं। कैसे? m1 की जगह मैं लिखूंगा 3, m2 मुझे फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर लाइन की जब भी हो तो ये परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन है, दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। So -1 m2 is equal to -1 by 3. So just we need to find the gradient. Gradient and slope are equal. So एक ही चीज़ है, m हमारे पास आ जाएगा जी, स्लोप क्या होगी, -1/3। नहीं जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने शुरू करना है उससे पहले अगर हमने मीन टाइम निकालना है, मीन में हम ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप्ड डाटा में मीन कैसे फाइंड करते हैं हम, उसके लिए हमने सबसे पहले अगर तो हमें इस तरह से डाटा दिया तो हम मिड पॉइंट निकालते हैं। तो 20 और 30 का मिड पॉइंट इज 25, 30 और 50 का मिड पॉइंट इज 40 और 50 और 60 का 55, 60 और 90 का कितना होगा जी हमारे पास 75। यस। अब हमने क्या करना है, मीन टाइम जब हमने कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, जो मिड पॉइंट होता है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 25 को 20 से मल्टीप्लाई फिर प्लस, फिर 40 को मल्टीप्लाई 26 से फिर प्लस। कैसे, 25 इंटू 20 प्लस 40 इंटू 20 प्लस, उसके बाद 55 इंटू 29 प्लस 75 इंटू 5, ये जी हमारे पास 4 हो गए। अब डिवाइड करना है हमने टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ, इसको हम x कहते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीन हमारे पास होता है सिग्मा कहते हैं, सिग्मा मीन्स टोटल किया, सिग्मा मीन्स सम ऑफ ऑल। तो सम हमने सम ऑफ ऑल किया, सम ऑफ ऑल करना है किसका, फ्रीक्वेंसी को और मिड पॉइंट को आपस में मल्टीप्लाई करके, और फिर हमने सम ऑफ करना है फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितना है, मैं सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करता हूँ, 20 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 5, 80 आ रहा है मेरे पास। अब मैंने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, मेरे पास है 25 टाइम्स 20, फिर मैंने करना है प्लस, फिर मैंने करना है 40 टाइम्स 20, फिर उसके बाद मैंने प्लस करना है 55 टाइम्स 29, और फिर मैंने प्लस करना है 75 इंटू 5, और इसको भी मैंने सॉल्व किया तो 3270 डिवाइडेड बाय 80। सो डिवाइडेड बाय 80 करूँगा मैं तो मेरे पास आएगा 40.875 विच विल बी माई मीन्स, मिनट्स में आ रहा है जी। मिनट्स में ही था, ये ध्यान करना है, सेकंड्स और मिनट्स का फ़र्क बाज़ों का चेंज आ जाता है। सो 2 ऑफ द 80 पीपल, मतलब प्रोबेबिलिटी, दो लोग हमने सेलेक्ट किए आउट ऑफ 80 क्योंकि ऊपर मीन हमारे पास, मीन की जो फ्रीक्वेंसी थी टोटल 80 ही पीपल आ रहे थे। अब मेरे पास 80 people are selected at random. Find the probability that one takes 30 minutes or less and other takes 60 minutes, more than 60 minutes। दो आ गए स्टूडेंट्स। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में 30 और लेस मिनट्स कितने लिए जी, 30 और लेस मिनट्स की फ्रीक्वेंसी है 20, सो 20 होंगे टोटल 80 में से। अच्छा, वन टेक्स दिस, अब एक हमने निकाल दिया है तो ऑब्वियसली अगला टोटल में कम हो जाएगा विच इज 79, और जो कि अगला है मोर देन 60 मिनट्स, तो मोर देन 60 मिनट्स की क्या है 5, क्योंकि ये 60 से ज़्यादा मिनट्स वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देख लें। अच्छा, तो वो 5 थे, तो 5 इंटू 79। अच्छा, मोस्टली बच्चे यहाँ पर छोड़ देते हैं, अब ये नहीं देख सकते कि इसका कम्बिनेशन और भी हो सकता है, हो सकता था पहले 80 में से हम मोर देन वाला उठा लेते। ठीक है, जैसे कि मैं जो मोर देन 60 है उसमें से पहले उठा लेता, टोटल 80 है, फिर जो दूसरा लेस देन 30 वाला है वो जो मेरे पास 20 बन रहे हैं वो मैं उठा लेता, इसमें से दोनों कम्बिनेशन हो सकते हैं ना, हो सकता है पहले मैं उसमें से उठा लेता फिर मैं उसमें से करके। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आप ऐसे निकालते हो, तो आपने इसको सॉल्व करना है। वैसे तो मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 5 इंटू हमारे पास हो जाएगा 16, फिर 4, 4 ज़ार 4 5 ज़ार, सो 5 ओवर 79 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 79 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 316 प्लस, अब ये भी हैं तो सेम ही देखें, 5 वन ज़ा 5, 5 फोर ज़ा 20, 4 वन ज़ा और 4 5 ज़ा, मैंने ये कहाँ गलती की है, एक मिनट, नहीं, 5 वन ज़ा 5, 5 16 ज़ार होना था, फिर 6 इसको करना था, सेम ही है ये हमारे पास 5 ओवर 316। मैं इनको ऐड करूँगा जी, 10 बाई 316 सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 ओवर 316 को डिवाइडेड बाई 5 1 बाई 2 से सिंप्लीफाई किया, 5 2 ज़ार 2 5 are sorry or 2 158 are, so this will be my total probability।
नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से कीजिएगा। 2x/3y, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो रेसिप्रोकल, ऊपर नीचे इसको शिफ्ट कर देंगे। x x से कटेगा, 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार। सो ऊपर हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा, नीचे बचेगा 4y। आंसर को यहीं लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, मिडिल टर्म करना है हमने। 2 और 50 हमारे पास मल्टीप्लाई होके आने चाहिए, प्लस 2 को 50 से मल्टीप्लाई करें मींस -100 आए। -100 के हमने वो दो फैक्टर्स बनाने हैं, मतलब 100 दो टेबल्स को मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, जैसे 250 आर 10 आर। हम वो दो टेबल कौन से मल्टीप्लाई करें कि जिनको हम ऐड भी करें ना आपस में इनको, तो मेरे पास +15 आना चाहिए ऐड होके। ठीक है, मैं पेयर्स चूज करता हूँ। 2 और 50 को मैं प्लस माइनस करूँ, 100 आता है 250 आर, लेकिन जब मैं प्लस माइनस करता हूँ तो 15 नहीं आता, 3 आता नहीं। 4 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 4 मेरे पास 25 से, तो 25 को 4 में ऐड और माइनस करें तो 21 29 आता है। ठीक है, 5 और 20, ये देखें 25 सर मेरे पास 100 होता है, और 20 को 5 से मैं सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ तो 15 आता है। मीन्स मुझे +15 चाहिए, तो +15 के लिए मुझे 20 के साथ प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, विच इज़ अ बिगर वन, ताकि मुझे प्लस। अब +20 -5। अब -5 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 20 में से 5 निकालूंगा तो 15 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो -100 आएगा। सो ये है मेरे दो अनमोल रतन। अच्छा, 2x का स्क्वायर, मैं जो मर्जी पहले लिख लूँ, मैं 20x पहले लिख लूँ बेशक, फिर -5x लिखूँ। और मैंने इसको ये क्यों कहा कि ये मिडिल टर्म होते हैं, आइडेंटिटी इसलिए नहीं लगती, कॉमन इसमें कुछ आ नहीं रहा तीनों में। 2 भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई वेरिएबल XYZ भी कॉमन नहीं है। और आइडेंटिटी जो फॉर्मूला है वो भी इसलिए नहीं लग सकता, आइडेंटिटी तब लगती है जब फर्स्ट और आखिरी टर्म स्क्वायर टर्म हो, मतलब वो स्क्वायर नंबर्स हो। सो मैंने ऐसे कर लिया। अब ये -50, नीचे मैंने क्या करना है, नीचे आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि मैं इसको अगर स्क्वायर टर्म्स में बंद कर रहा हूँ, ये देखें स्क्वायर टर्म्स में आराम से बंद हो जाते हैं। सो मिडिल टर्म के लिए मैंने फर्दर क्या करना होता है, इन दोनों से कॉमन लेना होता है और इन दोनों से। सो मैंने 2x कॉमन आ रहा है दोनों में, और इधर से मेरे पास आ जाएगा x +10 और माइनस, मैंने जब भी माइनस साइन कॉमन लेना है ना, ब्रैकेट में बीच में प्लस आएगा। सो 5 कॉमन लिया तो x, क्योंकि साइन जो भी यहाँ चेंज होगा वो चेंज हो जाएगा, इधर प्लस होता तो मैं उसको माइनस लिख देता। सो x +10, नीचे देखें डिनोमिनेटर में जब भी मेरे पास a का स्क्वायर होगा, एक सेकंड टर्म का स्क्वायर होगा, तो मैं सिर्फ दो टर्म्स होंगे तो मैं एक दफ़ा उसको प्लस में लिखूंगा, एक दफ़ा उसको माइनस में लिखूंगा, जो मैंने उसकी टर्म्स की थी। सो 2x +5 और 2x-5। ले जी, अब मैंने ये देखें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x +10 कॉमन है। सो x +10 कॉमन आ गया दोनों में, इधर से बच गया 2x, इधर से बच गया -5। लें जी, अब 2x +5 और 2x-5 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये वाले कॉमन कट जाएंगे, मेरे पास सिर्फ आंसर में बचा x +10 ओवर 2x +5। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लें जी, क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपने समझ लिया ना, इसको जिस तरीके से समझाऊंगा, तो ये आपका जो टॉपिक है ना, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी और अपर बाउंड लोअर बाउंड जिसमें आता है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, 320 किलोमीटर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 किलोमीटर्स। अब 10 किलोमीटर्स में नियरेस्ट करेक्ट हुआ हुआ है, आपने जो भी इधर दिया हुआ है उसको 2 से डिवाइड कर देना है, 5 आएगा। अब 5 आया, मैंने इसमें 5 प्लस भी करना है और 5 माइनस भी करना है। सो मैंने अगर +5 किया मैंने, तो मेरे पास ज्यादा वाला आंसर आएगा 325। माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 315। जो कम आंसर आता है उसको मैं लोअर बाउंड कहता हूँ, और जो ज़्यादा आंसर आता है उसको मैं अपर बाउंड कहता हूँ। इसी तरह जर्नी ने टाइम लिया है मेरे पास 5.2 आवर्स, जो कि 0.1 आवर पे करेक्ट है। सो 0.1 को भी मैंने डिवाइडेड बाय 2 किया तो मेरे पास आया 0.05। कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा, 0.05 आएगा। अब मैंने वो भी क्या करना है, ये मेरे पास क्या था, ट्रैवल डिस्टेंस था। अब मैं करूंगा टाइम को। ठीक है, अब मैं टाइम को अगर करूंगा तो मेरे पास
लोअर बाउंड क्या आएगा, 5.2 में से मैं माइनस करूंगा, लोअर बाउंड निकाल देता हूँ मैं इधर। 5.2 में से जब माइनस करूंगा तो मेरे पास हमेशा क्या आएगा, नहीं जी डेसिमल दो दफा लगा दिया हमने, जीरो, तो मेरे पास आएगा 5.15 और इधर आएगा 5.25 अपर बाउंड में। अब मुझे वो कह रहा है मैंने स्पीड जब फाइंड करनी है, जो कि मेरे पास होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस ओवर टाइम को मैंने जो भी स्पीड के भी दो अपर बाउंड, क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस टाइम भी दो हैं, डिस्टेंस टाइम दो हैं, तो मुझे लोअर बाउंड फाइंड करना है। मतलब स्पीड का आंसर कम आए, स्पीड का आंसर कम वाला और स्पीड का आंसर ज्यादा वाला। जब भी मुझे डिवीजन में दो वैल्यूज प्लेस करनी है, जब भी डिवीजन में मुझे ये वैल्यूज प्लेस करनी है, अगर मुझे स्पीड का आंसर ज्यादा वाला चाहिए तो मुझे क्या करना है, देखें, जब मुझे स्पीड का आंसर ज्यादा चाहिए तो मैं डिनोमिनेटर के नीचे छोटा नंबर लिखूंगा, डिनोमिनेटर जो कि टाइम है उसमें छोटा नंबर लिखूंगा, और स्पीड डिस्टेंस में मैं बड़ा नंबर लिखूंगा। इससे क्या होगा, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 325 को डिवाइड करूंगा 5.15 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 63.10। अब ये देखें क्यों, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से कहीं ज्यादा, मतलब न्यूमरेटर आप बड़ा लिखें और डिनोमिनेटर आप छोटा लिखें, ठीक है, 3/2 लिखेंगे तो आपके पास 1.5 आएगा, 2/3 लिखेंगे तो 0.66 आएगा। देखें, 3/2 लिखा था तो आंसर ज्यादा आ रहा है, 2/3 लिखा था तो आंसर कम आ रहा है। मतलब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो आंसर बड़ा आता है, डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आंसर छोटा आता है। तो यही फिलॉसफी मैंने इसमें यूज की। अब मेरे पास जो स्पीड का आंसर आया ना, न्यूमरेटर बड़ा लिखा मैंने 325 वाला, और डिनोमिनेटर मैंने छोटा लिखा, तो मेरे पास स्पीड का आंसर ज्यादा वाला आया। अगर वो मुझे कह रहा होता अपर बाउंड फाइंड करना है तो फिर मैं इसको ऐसे करता, अपर बाउंड मीन स्पीड का आंसर ज्यादा चाहिए था, अपर बाउंड में चाहिए था, तो अपर बाउंड में मैंने न्यूमरेटर डेलिबरेटली बड़े वाला लिखा ताकि आंसर बड़ा है, और न्यूमरेटर उतना ही छोटा लिखा। जितना मैं न्यूमरेटर छोटा लिखूंगा और डिनोमिनेटर छोटा लिखूंगा और न्यूमरेटर बड़ा लिखूंगा ना, उतना मेरे पास आंसर स्पीड का ज्यादा आएगा। अब मैंने क्योंकि लोअर बाउंड फाउंड करना है, तो लोअर बाउंड में मैं क्या करूंगा, ये जो टाइम है इसको मैं ज्यादा लिखूंगा और जो स्पीड है उसको मैं कम लिखूंगा। देखें इसका आंसर क्या आएगा, तो 315 डिवाइड मैंने करना है इसको 5.25 से, मेरे पास पूरा 60 आंसर आया। देखें ये स्पीड का कम वाला आंसर आया। सो मेरे पास इसके आपने मजीद जो पास पेपर में क्वेश्चन आए होंगे उनको करना है ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो। 60 किलोमीटर पर आवर मेरे पास लोअर बाउंड का आंसर आएगा, ठीक है जी, स्पीड लोअर बाउंड का। मूविंग टू द क्वेश्चन 15, ट्रिग्नोमेट्री, देखने से ही पता चल गया क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। एंगल राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये होता ट्राइंगल राइट एंगल होता तो मैं सिर्फ साइन को साइन और टेंजेंट की मैं क्या करता, वो रेशियो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यूज कर लेता। लेकिन क्योंकि ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो मैं इस पे साइन को साइन फॉर्मूला यूज करूंगा। वो मुझे कह भी रहा है कि बी और सी साइड का आंसर ये आना चाहिए। सो जब मेरे पास तीन साइड्स, तीसरी क्योंकि साइड मैंने फाइंड करनी है, और एक एंगल, तो थ्री साइड्स और वन एंगल हो तो मैं हमेशा कोसाइन फॉर्मूला यूज करूंगा। टू साइड्स और टू एंगल हो तो मैं साइन फॉर्मूला यूज करूंगा। और ये लकीली आपको आंसर्स पे पेज नंबर ये आपको 2 पे गिवन है, ये देखें। इसको थोड़े को फॉर्मूला को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ये देखें, इसके मुताबिक ये इसकी डायग्राम दी हुई है। अगर तो एंगल ए है ना, तो उसके ऑपोजिट उसकी साइड होती है। एंगल बी है, उसके ऑपोजिट उसकी साइड मौजूद है, जो कि स्मॉल बी में लिखा गया। कैपिटल लेटर से अगर एंगल दिया है तो उसकी साइड सामने मौजूद है, ठीक है। मतलब कि जो ए एंगल है वो मेरे पास इसके यहाँ पे देखा, अगर ए स्क्वायर है तो कोसाइन ए आ रहा है, इधर बी स्क्वायर होता तो कोसाइन बी आता, सी स्क्वायर होता तो कोसाइन सी आता। और अगर ए है इधर तो बी और सी है इधर, बी और सी है तो इधर बी और सी है। तो फॉर्मूले का अगर मैं इधर बी लिखा होता तो ए सी इधर आता, ए सी इधर आता, और बी इधर लिखा था तो बी इधर आता। कैसे, इसका फॉर्मूला देख, अगर तो ये बी स्क्वायर होता मेरे पास तो मैं लिखता ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस इधर ए सी आ रहा है तो 2ac, और कोसाइन में क्या लिखता b, जो कि इधर दी गिवन है। इसी तरह आप दूसरा कॉम्बिनेशन में बनाते, और आपको ये पता चल गया कि अगर एंगल ए गिवन है तो इसकी साइड ऑपोजिट में गिवन होगी। तो ये चीजें इस फॉर्मूले के लिए बड़े जरूरी हैं पता होना। लेकिन जी क्वेश्चन पे चलते हैं हम दोबारा से। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे ये 20 वाला। ले जी मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, तो ये देखें मेरे पास एंगल ए है, तो ये मेरे पास साइड ए मैंने फाइंड करनी है, इतना तो मुझे पता चल गया। अब मुझे साइड ए फाइंड करनी है, तो मैंने लगाया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b और c और cos ए लगाया मैंने। अब ए स्क्वायर मैंने फाइंड करना है, बी स्क्वायर मेरे पास क्या है, बी की साइड क्या है, बी का एंगल ये है, तो बी की साइड क्या है 75। सो 75 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा, सी का स्क्वायर, सी की एंगल ये है, सी की साइड क्या है 65। सो 65 का स्क्वायर माइनस 2, बी मेरे पास क्या है, बी है मेरे पास 75 एंड देन 65, और कोसाइन ए, कोसाइन ए का एंगल मेरे पास क्या है 125। सो 125, और मैंने ये फाइंड करना है। अब मैं इसको कैलकुलेटर में पुट करूंगा सिर्फ, और उसके बाद मैंने सिर्फ कैलकुलेटर किधर गया जी, हमने कैलकुलेटर रखा है ये। सो कैलकुलेटर में बस इसकी वैल्यूज़ को पुट करूंगा, और बाद में मैंने क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो मैंने स्क्वायर रूट ज़रूर लेना है दोनों तरफ जो भी आएगा, ठीक है जी। इसको जब मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है -2, फिर ब्रैकेट में मैंने लिखा जी मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 65, और कोसाइन मेरे पास 125, 15442.37। मैं इसको स्क्वायर रूट ले लेता हूँ जी 124.26, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 124.3 आ जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास ये देखें जी 124.3 आ गया मेरे पास यहाँ पे। मूविंग ऑन, हमारे पास है पार्ट बी। अब एंगल ए बी सी में क्या मतलब ये होता है कि जो सेंटर में मेंशन है एंगल मैंने वो फाइंड करना है, मतलब बी एंगल फाइंड करना है। थोड़ा सा इसको रेज करते हैं ताकि हमें पता चले जी, एंगल बी फाइंड करना है हमने। अब एंगल बी फाइंड करना है हमने, तो तीसरा एंगल हमें गिवन होता तो हम ट्राइंगल का टोटल एंगल 180 होता तो फाइंड कर लेते, अब ये नहीं गिवन। अब ये देखें, अब एक एंगल गिवन है, एक फाइंड करना है, और साइड्स तो मेरे पास तीनों हैं। अब चाहे मैं दोबारा कोसाइन भी लगा सकता हूँ, क्योंकि साइड्स 3 है और एक एंगल है, मैं ये भी कर सकता हूँ। और मैं साइन फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक दो एंगल भी हैं और दो साइड्स भी हैं, तो मैं साइन फॉर्मूला अब लगाता हूँ, क्योंकि कोसाइन तो मैंने लगा दी, लेकिन आप कोसाइन से भी कर सकते हो। अब साइन, क्योंकि मैंने एंगल बी फाइंड करना है, तो मैंने उसी की साइड बी यूज़ करनी है। और अब तो मेरे पास साइन ए एक एंगल गिवन है, साइन ए, और साइन ए का जो एंगल गिवन है उसकी हमने अभी साइड फाइंड की है, वो है 124.3, ए की ए वाली साइड, बी की बी वाली साइड। सो साइन बी में मैंने क्योंकि फाइंड करना है, तो बी वाली साइड मेरे पास क्या है, बी की साइड मेरे पास है 75। ठीक है जी, 75 इक्वल्स टू साइन ए, जो कि मुझे गिवन है साइन 125, ऊपर एंगल एक गिवन है, और 124.3। अब ये 75 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आंसर आएगा जी साइन 125 डिवाइडेड बाय 124.3, और टाइम्स किया इसको 75 से 0.494। अब मैंने एंगल फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, b इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.494। So sine inverse of answer will be 29.62। एंगल आ गया। अब कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। तो ए टू बी सी का मेरे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से हमने करना है और बी सी तक करना है। इसका मतलब ये होता है कि हमने ए टू बी सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होता है कि इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है और ये 90 का एंगल होता है।
90 का एंगल ये है मेरे पास, ये मेरे पास बी हमने अभी निकाला था 29.6। अब मैंने ये फाइंड करना है मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला। ठीक है जी, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 का एंगल है मेरे पास। तो कौन सी रेशियो लगाऊंगा कि मेरे पास ये हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और एंगल भी है। सो साइन थीटा मेरे पास होता है सम पीपल हैव मींस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो साइन 29.6 परपेंडिकुलर हमने फाइंड करनी है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और 65 हाइपोटेनस है इसका यहाँ पे गिवन। सो साइन 29.6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 65 के साथ, तो मेरे पास आएगा, एक मिनट, साइन 29.6 टाइम्स 65, सो 32.10 मीटर मेरे पास। अब मैं ये देख लेता हूँ कि यहाँ पे मीटर है, मुझे क्या वहाँ पे भी मीटर ही गिवन था? जी, मीटर ही गिवन है, तो यूनिट की कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी शरारतें यहाँ पे करते हैं ये लोग, मीटर और सेंटीमीटर वाली। अच्छा, हमने ए को सब्जेक्ट बनाना है। अब यहाँ पे ए दो आ रहे हैं, कैसे करें हम? ए को इक्वल के ए की तरफ लेकर चलते हैं। कैसे? 3a-1 इधर डिवाइड हो रहा है, मैं इसको क्रॉस में लेकर जाता हूँ, तो w के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो w मल्टीप्लाई होगा दोनों से। ए वाले मैं एक तरफ कर लेता हूँ, ए वाले मैंने एक तरफ कर लिए, और बाकी मैं इस तरफ, w इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2a उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ए क्योंकि सब्जेक्ट बनाना है तो मैंने ए को कॉमन ले लिया। ये एक ट्रिक होता है जो कि आपने करना होता है। अब ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास सब्जेक्ट बन गया। आंसर आपने नीचे इधर ही लिखना है। लेकिन जी स्केच द ग्राफ ऑफ, और ये आपने जब ग्राफ स्केच करना है ना, तो इसको अगर रीअरेंज करूँ मैं तो -3x+2, तो ये y इज इक्वल टू mx+c की फॉर्म में जब आता है, तो c होता है हमारे पास y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट करता है कि वो y को कहाँ टच होकर गुजरेगा। अगर मैं इसको 1 करूँ, इसको 2 करूँ, तो मुझे पता है ग्राफ का मेरा एक पॉइंट आ गया कि वो y एक्सिस को यहाँ से टच करके गुजरेगा ये। उसके बाद वही ट्रेडिशनल मेथड हमने क्या करना है, एक मैं नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ -2 की, एक मैं ले लेता हूँ +2 की। तो -2 में अगर पुट करता हूँ इसके अंदर तो क्या आता है, x की जगह, क्योंकि ये x एक्सिस है, x एक्सिस में -2 अगर मैं पुट करता हूँ, x की जगह -2 पुट किया, मेरे पास आया -6+2, माइनस माइनस सॉरी +6+2, तो y इज इक्वल टू 8 आ रहा है। y ऊपर पॉजिटिव होता है, पीक पॉइंट होगा, मतलब कि इधर होगा अराउंड 1 2 3 4 करते हुए। इसी तरह मैं +2 पुट कर लेता हूँ, सो -6+2 -4 आएगा। सो -4 इधर ही कहीं होगा, सो मैंने ये कर दिया। ये मेरे पास यहाँ पे y तकरीबन -4 के करीब होगा, -4y, क्योंकि y एक्सिस में नीचे नेगेटिव होते हैं। तो एक तो ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, और एक ये पॉइंट आ गया। मैं इसको किसी अलग कलर से मैं इसको ज्वाइन कर लूँगा। स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कीजिएगा, ऐसे स्केल से मैंने नहीं की, आप स्केल से इसको सीधी लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ले जी, ये क्वेश्चन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पर कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम सॉल्व करके उसको उस फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ्स ऑफ फंक्शन में ही आता है हमारे पास, लेकिन ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से फिर हमने इसको इंटरप्रेट करना होता है। नहीं जी, इक्वल का साइन नहीं है हमारे पास, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में अगर इक्वल का साइन ना हो तो हमने एक्स स्क्वायर के साथ तो हमें कोई टर्म नहीं चाहिए, हम 2 ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे, नहीं भी आता तो 2 कॉमन लिया हमने तो एक्स का स्क्वायर, -2 कॉमन लिया तो 2। अब अगर इधर कॉमन नहीं आता ना, तो हमने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, लें जी, अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड जो हमने पेपर पिछले पेपर में भी, पेपर 1 में भी किया था, वेरिएंट 2 में, कैसे करेंगे जी? मैं इसको a का स्क्वायर माइनस
ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसमें से हमें ये गिवन है। ए का स्क्वायर गिवन है, माइनस 2 फॉर्मूले का लगाया। अब ए में क्या था हमारे पास, इधर एक्स ही था। बी में क्या आएगा, बी में शॉर्टकट ये होता है कि जो भी इधर नंबर लिखा होता है ना उसका हाफ का लिखना होता है। अब मेरे पास b का स्क्वायर गिवन नहीं है, ये b का स्क्वायर नहीं है, ये सेपरेट है। तो b का स्क्वायर अगर गिवन नहीं है तो मैंने b का स्क्वायर ऐड भी करना है, b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है। मैं अगर a की जगह ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर वही कैंसिल आउट हो गए। क्योंकि मुझे ज़रूरत थी तो मैंने ऐड भी किया, मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया, और -3/2 जो लास्ट पे लिखा है वो मैंने एज इट इज़ लिखा। अब ये देखें, ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस, ये देखें ए स्क्वायर माइनस ये 2 आ गया, ये ए आ गया, और ये बी में 1 है, इसलिए मैंने ये बी का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। अब इसको मैं फॉर्मूले को क्लोज करूंगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है ये, क्योंकि मेरे पास ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया, इसको ए माइनस बी का स्क्वायर, और ये मैं सॉल्व करूंगा इसको सिंप्लीफाई। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मैं इधर ही डायरेक्ट कर रहा हूँ, जगह कम है तो डिनोमिनेटर्स को मैं सेम करूंगा। तो मेरे पास हो जाएगा -5/2, 2 इंटू 1 2, और -2 -3 -5/2 ही आएगा इसमें। ठीक है, अच्छा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि मेरे पास ये जो 5/2 का फैक्टर है ये भी खत्म हो। मजीद सिंप्लीफाई कैसे करूँ, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2x-1 होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब 2 5/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास, और 5/2 जो है मेरे पास वो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि हमारे पास ये इसी फॉर्म में आया है आंसर। ठीक है, अच्छा। अब स्केच द ग्राफ ऑफ, ये वही एक्सप्रेशन है जो हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया गया, 2x का स्क्वायर, ये देखें ये और ये सेम है। तो हमने आंसर क्या लिखा था इसका, y इज इक्वल टू, हमारे पास आया था 2 इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर -5। अब इसका ग्राफ में जो हमसे पूछ रहा है y इंटरसेप्ट और टर्निंग पॉइंट, अगर तो मेरे पास क्वेश्चन ऐसे अरेंज है कि मैंने इधर a है, इधर x प्लस पी का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस क्यू है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन के टर्निंग पॉइंट्स ये होते हैं। अगर मैंने ये लिखा है स्टैंडर्ड, तो इसमें अगर मैं माइनस पी करूँगा और कॉमा प्लस क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा ना, तो ये मेरे पास एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो मेरे इस पे टर्निंग पॉइंट्स होंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गौर से इसको 2-3 दफा देखना है, समझ नहीं आई तो। अगर P मेरे पास क्या आ रहा था, -1, P की जगह क्या आ रहा था, -1, Q की जगह क्या आ रहा है मेरे पास, -5। इसमें देखें कंपैरिजन करें तो ये आ रहा है। अब मुझे जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए वो P का साइन, जो मेरे पास -1 आ रहा था, इधर मुझे -P चाहिए, मतलब -P चाहिए और प्लस Q चाहिए। तो -P का मतलब ये है कि P की जगह मैंने -1 लिखा और Q क्या आ जाएगा, -5, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस में है। तो 1 और -5 ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो 1 हमने इसको रफली इधर ड्रॉ किया, x का 1 तकरीबन यहाँ पर अगर है तो y का -5 हमेशा नीचे होगा। सो ये मेरे पास एक कॉमन पॉइंट आ रहा है विच इज़ अ टर्निंग पॉइंट। इसको हम टर्निंग पॉइंट कहेंगे। क्या होता है टर्निंग पॉइंट, अभी पता चल जाता है। और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x इक्वल्स टू 0। तो x की जगह मैंने क्या किया, इधर भी 0 लिखा, -4 इधर भी 0 लिखा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएंगे, एंड पे मेरे पास -3 बचा। तो -3 मेरे पास क्या आ रहा है, वो -3 इधर होगा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब यह है कि यहाँ पर ग्राफ टकरा के गुजरेगा। अब ये ग्राफ कैसे टकरा के गुजरेगा, यहाँ से टकरा के गुजरेगा, यहाँ से टर्न होगा ग्राफ, इधर से टर्न होगा। और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। ठीक है, पैराबोला ये ऊपर की तरफ से भी ओपन हो सकता है, नीचे की तरफ से ऐसे भी ओपन हो सकता है। ये इसका मिनिमम पॉइंट होता है,
ये होता है ऊपर की तरफ ड्रॉ होता है तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है, तो ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने अच्छे तरीके से समझ के करने हैं, दोबारा देख लेना। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास हमने इसके डिनोमिनेटर्स को सेम भी कर सकते हैं, या डिनोमिनेटर्स में हमारे पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर्स में x+3 आ रहा है और x-5 आ रहा है। ये जो डिनोमिनेटर्स में आ रहा है इसको हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह के इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके पास ना डिनोमिनेटर्स खत्म हो जाएंगे। देखें कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, पहली फ्रैक्शन x/x+3 से भी, मतलब कि जो मेरे पास डिनोमिनेटर थे वो मैं सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, -4/x-5, इसके साथ भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा। एक्स पहला स्टेप लेंथी जरूर होगा लेकिन एकदम से ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। और इधर भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा एलसीएम से दोनों तरफ। अब ये x-5 इससे कट जाएगा, x+3 इससे कट जाएगा, तो x इंटू x-5 -4 इंटू x+3। इससे ना मेरे पास डिनोमिनेटर खत्म हो गए, 1 से मल्टीप्लाई करना था। अब x² - 5x इससे भी और इससे भी, इसी तरह -4x -12 इससे भी हो जाएगा। अब x एक दफ़ा इन दोनों से होगा, x², फिर -5x, फिर +3x, फिर +3 - 5 से, सो -15। अब मैंने सिर्फ इसको रीअरेंज करना है, x² इधर मैं सारों को इधर ही ले आता हूँ लेकिन लाइक टर्म्स, x² के साथ x² लगाया, माइनस इधर आ जाएगा, प्लस था उधर गया माइनस हो जाएगा। ये -9x है, माइनस माइनस -9x, और इधर क्या है -2x, -5 को +3 से करेंगे तो -2x इधर आएगा तो +2x हो जाएगा इक्वल के उस तरफ। अब -12 है, -15 इधर आके +15 हो जाएगा और ये 0 के बराबर क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा था, ये इससे कट गया। और -7x +3 इक्वल्स टू 0, -7x इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल टू -3/-7, माइनस से कट जाएगा तो 3/7 आ जाएगा हमारे पास। नहीं जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन 24। अगेन वेरी लेंथी क्वेश्चन, लेकिन अलजबरा का है, ये तो मुफ्त के 3-4 नंबर है, ये तो ग्रेड 7-8 में भी करवाया जाता है। अच्छा, x-1 को भी हम एज इट इज लिखते हैं और x+3 को और 3x-4 को पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं। स्पीड से करूंगा मैं जी, मैं वही x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है बारी बारी, फिर 3 को इसके साथ भी और 3 को इसके साथ भी। 3 को x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को 4 से किया -4x आएगा, फिर +3x की बारी है 9x आ जाएगा, फिर -12 आ जाएगा। अब x-1 3x का स्क्वायर प्लस 5x-12। अब x की बारी आएगी एक दफ़ा, x की बारी सबके साथ आएगी तो x को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं सबके साथ एक दफ़ा, इधर इकट्ठे कर देता हूँ। और -1 की बारी सबके साथ आएगी, ले जी, बस ये अब सिंप्लीफाई हो गया। 3x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर और -12x। माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है साइन उल्टा कर देगा, तो ये देखिएगा -3x का स्क्वायर माइनस प्लस -5x और +12। लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर लेंगे जी, एक्सेप्ट एक्स क्यूब तो नहीं होगा, इधर मैंने गलती का एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। 3x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर -17x प्लस 12, ये मैंने इधर लिख देना आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह आई गेस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। चलें जी, आज हम जल्दी फ्री हो गए। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ध्यान से इसको देखते हैं हम जरा। 3D शेप है, अज्यूम करना है मेरे साथ आपने, ये ना एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के ऊपर तक जा रही है और ये डायगोनल, ये देखें, ओहो एक मिनट जी, इसको सीधा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जी हम। जिस तरह ये ज़मीन पे पड़ा हुआ डैग, ये देखें, बाकी ब्लैक, ये देखें, ये ज़मीन पे पड़ा हुआ जी, ठीक है।
हमें सारी हाइट्स दी गई हैं और हमें कहा गया है कि सी ई हमने शो करना है। सी ई डायगोनल के ना, अगर मेरे पास बॉक्स है, एक कोने से दूसरे कोने के ऊपर जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर तो मैं रेड से करता हूँ, प्रोमिनेंट होता है। मैं ये ई और जी को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ ना, ए ऐसे, तो अब मैं जो ट्रायंगल बनाने लगा हूँ ना रेड से, ये देखिएगा, सी और जी डायगोनल को जब मैंने क्रॉस किया तो मेरे पास ब्लैक ना रिमूव हो जाए, बच गया। अच्छा, ये देखें जी, ये और ये 3D शेप में अगर आप जूम करेंगे ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल उसके डायगोनल में क्रॉस होके जा रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, ये वाला हमने फाइंड करना है, सी ई शो करना है हमने कि 17.1 है। अच्छा, अब ये शो करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, हम पैथागोरस लगाएं तो इजीली हो सकता है, लेकिन ये मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, ना मेरे पास हाइपोटेनस है, ना मेरे पास इधर बेस मौजूद है। तो हाइपोटेनस और बेस तो है नहीं मौजूद, तो मैं पैथागोरस थ्योरम कैसे लगाऊंगा? क्या मैं इनमें से जो हाइपोटेनस और बेस है, इसमें से मैं कोई अननोन साइड फाइंड कर सकता हूँ? देखते हैं। ये जो ज़मीन पे मैंने ब्लैक ड्रॉ किया था, ये भी मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, एक डायगोनल में ज़मीन पे अगर ये पड़ा हुआ है तो ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, तो ये हाइपोटेनस जो मैं कर सकता हूँ फाइंड कैसे? 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर, सो 100 प्लस 144, तो ये 244 आ जाएगा मेरे पास। 244 जो मेरे पास होता है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 244, तो मेरे पास आता है 15.62। अब मेरे पास जो 15.62 आया है, वो मैंने हाइपोटेनस फाइंड किया था, वो हाइपोटेनस इसका है जो कि मैंने असल में 15.62। अब ये जो राइट एंगल ड्रॉ किया हुआ है, इसका बेस मेरे पास आ गई, रेड से इसकी बेस मेरे पास आ गई, परपेंडिकुलर 7 है। अब मैं हाइपोटेनस फाइंड करूंगा तो मेरा 17.1 आना चाहिए। मैं इधर ही साइड पे कर लेता हूँ। हाइपोटेनस मैंने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर है मेरे पास 7 का स्क्वायर, बेस जो कि मैंने पिछले के हाइपोटेनस निकाला था 15.6 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 244, इसको जब मैं ऐड करूंगा 244 प्लस 49 को, तो 293 आएगा। 293 का मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, 17.11 देखें आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ये हमने शो करना था इसके ऊपर। नहीं जी, एंगल बिटवीन सी ई एंड द बेस मेरे पास, ये देखें जी, सी ई एंड द बेस ई एफ जी है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। सी ई जो लाइन है मेरे पास, जो मैंने फाइंड की है, सी ई अभी हमने उसका बेस ई एफ जी एच के साथ एंगल निकालना है जी। सी ई उसका एंगल बेस के साथ निकालना है हमने जी। तो सी ई का जो एंगल हमने बेस के साथ फाइंड करना है, सी ई का, फर्श पे लग रही है ये, यहाँ पे जब से आएगी तो ये ज़मीन पे लग जाएगी क्योंकि ये डायगोनल है। ठीक है। तो मैंने एंगल फाइंड करना है इसका, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। सो या बल्कि नहीं, एंगल अगर मैंने इसका ज़मीन से यहाँ तक फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस भी मेरे पास गिवन है 17.1 और ये भी गिवन है। ठीक है, क्योंकि ये तो उसके हिसाब से यूज़ होगी। तो ये देखें मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैं दोबारा से, ये इसकी हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है। और मैंने ये एंगल फाइंड करना है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये एंगल मैं इसका ज़मीन फर्श तक करूँगा सी ई का उसके साथ, तो परपेंडिकुलर मेरे पास गिवन है 17.1 और मेरे पास, सॉरी, परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेनस 17.1 है। तो मैंने एंगल फाइंड करना है
तो 7 को साइन थीटा इज इक्वल टू 7 को जब मैं 17.1 से डिवाइड करूँगा तो आएगा मेरे पास 0.4093। तो थीटा फाइंड करना है साइन इनवर्स, मैंने आंसर निकाला है उसका साइन इनवर्स, तो मेरे पास आ गया 24.16। तो 24.16 विल बी माई एंगल। ले जी, एंड हो गया। अगर कोई एग्ज़ाम में मुझे कोई गलती मिले या कुछ मिले तो मुझे पॉइंट कीजिएगा ताकि मैं कमेंट्स में उसको लिख दूं। और बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से करें, ट्रिक वगैरह इसको करें, जितनी प्रैक्टिस करके खुद लिख के करोगे, देखने से वीडियो कुछ नहीं होगा, इसको खुद भी साथ साथ समझ के पेपर प्रिंट करके अपने सामने रखना है। ठीक है जी, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक। और हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करें और आपकी जो मेहनत है उससे बढ़कर ही आपको सिला दें। ठीक है जी, ख्याल रखें जी।